बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर शुरू किया हुआ है। हम लोगों ने 2 लेक्चर आपके उसके ऊपर हो चुके हैं। आज हम एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या चीज़। देखिए, मैंने आपसे कह दिया था कि एटलीस्ट 20 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म वी हैव, और इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ इक़साम के स्पीशीज़ को एक एक करके चेक करना, उनके करेक्टरिस्टिक्स को चेक करना, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। लिहाजा साइंटिस्ट ने इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को छोटे छोटे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया, जिनको हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। आज हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम का आगाज़ कैसे हुआ है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस के ऊपर जो काम हुआ था, क्लासिफिकेशन पे जो काम हुआ था, उसमें पहला सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो यूनानी दौर में, ग्रीक पीरियड्स में शुरू कर दिया गया था। ग्रीक पीरियड को हम डार्क एज ऑफ साइंस कहते हैं। ये इतना ख़ास दौर नहीं था क्योंकि ये लोग कॉन्सेप्शनल नॉलेज के हामी थे। ये कॉन्सेप्ट्स देते थे, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं करते थे। इनके पास लेबॉर्ट्रीज़ नहीं थी। कोई बंदा अगर कोई बायोलॉजिस्ट है या कोई साइंटिस्ट को एक कॉन्सेप्ट दे देता तो कुछ लोग उसको दुरुस्त मान लेते और कुछ गलत कह देते। जो दुरुस्त मानते वो अपना कोई प्रूव नहीं देते थे, कोई बाकायदा तौर पे लैब में उसको प्रूव नहीं करते थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं करते थे कि ये क्यों दुरुस्त माना गया। और जो गलत कहते थे वो भी कोई सबूत मुहैया नहीं करते थे कि हमने किस बुनियाद पर इस नज़रिए को गलत कहा। लेकिन फिर भी हम इस दौर को बुरा नहीं कहते, हम इस दौर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इक़दामात इन लोगों ने किए थे, इन्हीं इक़दामात को देखते हुए, इन्हीं फुट स्टेप्स को देखते हुए हम लोगों ने मज़ीद साइंस में तरक्की की और मुसलमानों ने आकर फिर लैब्स बनाई और बाकायदा तौर पर उन नज़रियों को दुरुस्त या गलत साबित किया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दिया गया था उसके अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे। इन सब साइंटिस्ट ने जो है मुख्तलिफ काम किए थे। जैसे एंड्रिया सिसल पिनो ने पौधों को जो है वो 15 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था और हर ग्रुप को जेनरा का नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगस्ट रिवाइंस हैं, उसने क्लास और स्पीशीज़ का जो टेक्सॉन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। टोर्नी फोर्ड ने जो है वो बाकायदा तौर पे ऑर्डर का जो एक हमारे पास टेक्सॉन था उसको मुतारिफ़ करवाया था। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ काम किए। यूनानी साइंटिस्ट था कैरोलिनस लिनियस, इसने ये काम किया था। उसने कहा था कि बॉडी स्ट्रक्चर में जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं उनकी बुनियाद पर ही क्लासिफिकेशन करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको भी कहा था कि हम ग्रीक पीरियड को गलत नहीं करते, हम उसको इग्नोर नहीं करते। हालांकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया करते थे, कॉन्सेप्शनल नॉलेज होता था, लेकिन फिर भी हम गलत नहीं कहते। कैरोलिनस लिनियस के बेशुमार जो हमारे पास काम है, उसका जो बेशुमार काम ऐसे हैं जिनको अभी भी हम दुरुस्त मानते हैं। आगे चल के आपको इन पे हम दिखाएंगे भी। जैसे इसने के साइंटिफिक नाम देने का जो तरीका, जिसको हम जानवरों को या पौधों को जो हम एक साइंटिफिक नाम देते हैं, उसके ऊपर इसने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो तरीका इसने मुतारिफ़ कराया था वो आज भी दुरुस्त माना जाता है। इन तमाम कामों के बाद जो एक साइंटिफिक तरीके से बाकायदा तौर पर क्लासिफिकेशन का काम शुरू हुआ था वो शुरू हो गया था। सबसे पहला सिस्टम जो है वो कहलाता है 2 किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम नाम से जाहिर है कि तमाम जानदारों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। और ये काम ग्रीक साइंटिस्ट अरिस्टोटल, या उर्दू में जिसको हम अरस्तू का नाम देते हैं, उसने किया था। उसने इन तमाम जानदारों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें एक को उसने एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी, इसमें डिवाइड कर दिया था। और ये काम उसने 2 प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर किया था। न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट। अरिस्टोटल ने कहा था कि ऐसे तमाम जानदार जो न्यूट्रिशन के एतबार से ऑटोट्रॉफ हों, उनको उसने किंगडम प्लांटी में शामिल कर दिया। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है अपनी खुराक खुद तैयार करना, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हो या केमोसिंथेसिस के ज़रिए हो। अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं तो किंगडम प्लांटी के अंदर शामिल हो जाएंगे। और मूवमेंट के एतबार से अगर देखा जाए तो ये सेडेंट्री होते हैं।
यानी अपनी जगह से हरकत नहीं करते, ठीक है। और दूसरी तरफ उसने ये कहा कि ऐसे तमाम जानदार जो हेट्रोट्रॉफ हैं, उनको किंगडम एनिमिलिया में शामिल कर दिया जाए, यानी वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते लेकिन अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। ठीक है, यानी एरिस्टोटल ने दो बुनियादों पर कैसे तमाम जानदार जो न्यूट्रिशन के एतबार से ऑटोट्रॉफ हों वो किंगडम प्लांटी में, और जो हेट्रोट्रॉफ हों अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं उनको किंगडम एनिमिलिया में शामिल कर दिया जाए। और ऐसे तमाम जानदार जो मूवमेंट के एतबार से सेडेंट्री हों, साकिन हों, अपनी जगह तब्दील ना करते हों उनको प्लांटी में, और जो लोकोमोटरी हों, अपनी पोजीशन को तब्दील कर सकते हों, उनको किंगडम एनिमिलिया में शामिल कर दिया जाए। बज़ाहिर ये बिल्कुल सही था, लेकिन साइंटिस्ट ने फ़ौरन इस पर दो एतराज़ात उठाए, और वो दो एतराज़ात क्या थे? उन्होंने कहा कि जनाब किंगडम एनिमिलिया में और किंगडम प्लांटी में डिवाइड करने के बाद एरिस्टोटल ने ये नहीं बताया कि इन दोनों ग्रुप्स में से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क किस तरह वाज़े किया जाएगा। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके सेल्स में बाकायदा तौर पे परमानेंट एंड बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनके हर सेल के अंदर एक बाउंडेड न्यूक्लियस, एक परमानेंट न्यूक्लियस या फिक्स न्यूक्लियस, जो भी आप कहना चाहें, वो मौजूद होता है। दूसरा जो एतराज़ उठाया गया वो ये था कि यूग्लिना टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए कोई जगह नहीं थी। यूग्लिना ऐसा जानदार है जिसमें कुदरत ने दोनों प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं, ये किंगडम प्लांटी जैसा भी है और एनिमिलिया जैसा भी है। इसमें क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इसका मतलब है ये अपनी खुराक बना रहा है, ऑटोट्रॉफ है, लेकिन ये मूवमेंट भी करता है, यानी लोकोमोटरी है, एनिमिलिया है। और फिर अगर देखा जाए तो दिन के वक्त ये ऑटोट्रॉफ हो जाता है, लेकिन अगर इसको अंधेरे में रखा जाए तो फिर ये हेट्रोट्रॉफ हो जाता है, अपने माहौल से, इर्द गिर्द के पानी से अपनी खुराक हासिल करना शुरू कर देता है। और आपके सामने है कि टू किंगडम सिस्टम के अंदर यूग्लिना टाइप के ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। लिहाजा दो बुनियादों पर कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई बाकायदा डिफरेंस मौजूद नहीं है, और यूग्लिना टाइप के ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, उनके लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। टू किंगडम सिस्टम वो बहुत जल्दी रद्द कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1877 के अंदर अर्नेस्ट हैकल ने एक नई टेक्निक मुतारिफ कराई। उसने प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया और वायरस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते थे उनके लिए उसने प्रोकैरियोटिक की जो है वो एक टेक्निक इस्तेमाल की। बैक्टीरिया में आपको पता है कि परमानेंट न्यूक्लियस नहीं होता है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है जो अपनी जगह तब्दील करता रहता है, इसलिए इस जिस जगह पर ये डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होगा उसे न्यूक्लियस के बजाय हम न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। और दूसरा अर्नेस्ट हैकल ने एक और काम भी किया, उसने यूग्लिना टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए एक और जो है टेक्निक या एक और टैक्सॉन या किंगडम मुतारिफ करवाया, जिसको उसने प्रोटेस्टा का नाम दे दिया। यानी अगर थ्री किंगडम सिस्टम को देखा जाए तो इसमें तीन किंगडम शामिल कर दिए गए, एनिमल्स, प्लांट्स और तीसरा किंगडम मुतारिफ करवाया गया प्रोटिस्टा। एनिमल्स में वही जानदार शामिल थे जो लोकोमोटरी थे और हेट्रोट्रॉफ थे, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते थे, दूसरों से हासिल करते थे और अपनी बॉडी पोजीशन भी तब्दील करने के अहल थे। इनको एनिमल्स कहा गया। किंगडम प्लांटी में या प्लांट्स में उन जानदारों को शामिल किया गया, उन ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया जो कि हेट्रोट्रॉफ थे, अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, चाहे वो फोटोसिंथेसिस से तैयार करें या केमोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस का आपको पता है, हम कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच
plants prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। और केमोसिंथेसिस में क्या किया जाता है कि ये जानदार, यही पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। मुख्तलिफ केमिकल्स को केमिकल रिएक्शंस की मदद से कंबाइन करते हैं और अपनी खुराक यानी ग्लूकोज तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब प्लांटी के अंदर उन्हीं 3 किंगडम सिस्टम जो कि अर्नेस्ट हैकर ने 1877 में पेश किया था, यही किया गया कि प्लांटी के लिए वो ऑर्गेनिज्म मुंतखब किए गए जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, ऑटोट्रॉफ थे और सेडेंटरी थे, रुके हुए थे, अपनी जगह पर साकिन रहते थे। एनिमल्स में उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया जो हेटरोट्रॉफ थे, अपनी खुराक दूसरों से लेते थे और उसके साथ साथ लोकोमोटिव थे यानी अपनी जगह से हरकत भी कर सकते थे। जबकि थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर युगलिना टाइप के ऑर्गेनिज्म यानी जो जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों उनको शामिल कर दिया गया। लेकिन 3 किंगडम सिस्टम भी अपने लिए बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं कर सका। साइंटिस्ट ने इस पर भी कुछ एतराज़ात किए। पहला एतराज़ यही किया गया कि फंजाई को अभी भी प्लांट्स में रख दिया गया। मशरूम्स वगैरह, और इनको प्लांट्स में रखने की सिर्फ एक वजह थी कि इनके सेल में सेल वॉल मौजूद थी। लेकिन साइंटिस्ट ने जो एतराज़ उठाया वो ये उठाया कि पौधों की सेल वॉल और फंजाई की सेल वॉल में फर्स्ट ऑफ ऑल यही बहुत फ़र्क है, दोनों के केमिकल कम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उन्होंने कहा कि प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनती है जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनती है, लिहाजा प्लांट्स में रखने की कोई वजह नहीं आती। और दूसरा जो सबसे बड़ा एतराज़ उठाया गया फंजाई का किंगडम प्लांटी में रखने का वो ये कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये हेटरोट्रॉफ है। लेकिन इसकी हेटरोट्रॉफिज़म आम एनिमल्स की हेटरोट्रॉफिज़म से बहुत मुख्तलिफ है। हम इसको एनिमल्स में भी नहीं रख सकते। आम एनिमल्स दूसरे जानदारों से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं और फिर ख़ुद उसको मखसूस कैविटीज़ में लेके जाके डाइजेस्ट करते हैं डिफरेंट एंजाइम से और उसको अपने जिस्म का बॉडी पार्ट का हिस्सा बनाते हैं। जबकि जो फंजाई है ये डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर ही परवरिश पाती है, लेकिन ये उनको एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हामी है। ये उनको एब्जॉर्ब करती है, उनको हज़म नहीं करती। उनके ऊपर ऐसे एंजाइम रिलीज़ करेगी जिससे वो सिंपल कंपाउंड्स में तब्दील होंगे और फिर उनको जो है वो एब्जॉर्ब करके अपनी जिस्म में लेकर जाएगी। ये कभी भी इंजेक्शन नहीं करती, ये खुराक खाती नहीं है, ये दूसरों की खुराक को, दूसरों की हज़म शुदा खुराक को जज़ब करती है। यानी दोनों जो एतराज़ात उठाए गए फंजाई के या फंगस के प्लांटी में रखने के वो ये थे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी सेल वॉल ठीक है, सेल वॉल मौजूद है पौधों की तरह, लेकिन इसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनती है जबकि पौधों की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। और दूसरा एतराज़ जो सबसे बड़ा था वो ये था कि फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं है, हेटरोट्रॉफ है और इसकी हेटरोट्रॉफिज़म एनिमल की हेटरोट्रॉफिज़म से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हामी है, ये दूसरों के खाई हुई हज़म की हुई खुराक को जज़ब करती है और अपने जिस्म के अंदर शामिल कर लेती है। और जो एक और एतराज़ 3 किंगडम सिस्टम पे लगाया गया वो ये था कि अभी भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई फ़र्क मौजूद नहीं था, लिहाजा 3 किंगडम सिस्टम को भी बहुत जल्द रद्द कर दिया गया। आज हमने 2 किंगडम सिस्टम और 3 किंगडम सिस्टम मैंने आपको समझाया कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम जब शुरू किया गया तो सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने 2 किंगडम सिस्टम पेश किया। उसने 2 खुसूसियात की बुनियाद पर, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के लिए उसने न्यूट्रिशन और मूवमेंट की प्रॉपर्टीज़ को सामने रखा। उसने कहा ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफ हों और सेडेंट्री हों वो प्लांटी में, और ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफ और लोकोमोटिव हों वो एनिमिलिया में रख दिए जाएंगे। इसने 2 किंगडम सिस्टम के अतबार से किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया बनाए। लेकिन साइंटिस्ट ने ये बात की कि जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल युगलिना टाइप ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों खसूसियात के हामी हैं, ये क्लोरोप्लास्ट रखते हुए अपनी खुराक खुद भी बनाता है और अंधेरे के अंदर अपनी खुराक दूसरों से हासिल करता है। ये जानवरों की तरह लोकोमोटरी भी है, लिहाजा ऐसों के लिए कोई तीसरा किंगडम मौजूद नहीं है। और फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई बाकायदा डिफरेंस नहीं रखा गया।
लिहाजा इस बुनियाद पर टू किंगडम सिस्टम को जब रिजेक्ट किया गया तो 1877 में अर्नेस्ट हैकल ने एक नया किंगडम मुतारिफ करवाया, प्रोटिस्टा, जिसमें यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया। लेकिन उसने जो गलती करी वो ये कि उसने फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में ही शामिल किया, और जो एतराज़ उठाए गए जिसकी वजह से किंगडम 3 किंगडम सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया गया वो यही था कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में नहीं रखना चाहिए। पहला उन्होंने बताया कि इसकी जो सेल वॉल है वो किंगडम प्लांटी या प्लांट्स की तरह सेलुलोज से नहीं बल्कि काइटिन से मिलकर बनी हुई है। और फिर दूसरा एतराज़ फंजाई की शमूलियत में जो उठाया गया वो ये था कि फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, हेटरोट्रॉफ है, लेकिन इसकी हेटरोट्रॉफिज्म एनिमल से भी मुख्तलिफ है, और वो है मोड यानी ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हामी है। ये दूसरों की खाई और हज़म की हुई खुराक को जज़ब करती है। और अभी भी जो दूसरा एतराज़ था वो ये था कि 3 किंगडम सिस्टम में भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई बाकायदा फ़र्क नहीं रखा गया। लिहाजा आज के जो लेक्चर में हमने आपको जो 2 किंगडम सिस्टम और 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आपको समझाया है, इसके मुतालिक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अपने कंसर्न टीचर से आप मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।